तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज को कवर किया था। हमने देखा था कि कैसे अलग अलग टाइप के कंपनीज होते हैं, फिर हमने रिलायंस का प्रॉपर एनालिसिस किया था। और हमने ये देखा था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, और फिर अनलिमिटेड कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज जो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू होता है वन पर्सन कंपनी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, नाम से देख सकते हो, वन पर्सन कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही पर्सन होगा, उसको हम बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। इसको शॉर्ट में ओपीसी भी बोलते हैं, कई बार इसको आप ओपीसी से भी रेफर करोगे। और ये वाला जो ओपीसी का कॉन्सेप्ट है, इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले ये ओपीसी का कॉन्सेप्ट इंडिया में था नहीं। तो कंपनीज एक्ट 2013 introduced a new class of company which can be incorporated even by a single person. अदरवाइज अगर आप देखो तो आपको एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना होगा जिसमें कम से कम दो लोग चाहिए। लेकिन अगर आप एक ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करते हो, जो कि सब्सिडरी मतलब जो कि प्राइवेट कंपनी का ही एक तरीके का टाइप, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी ओनली, स्टिल यहाँ पर आपको दो लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही इंसान से आप यहाँ पे कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 62 ये डिफाइन करता है ओपीसी को एज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज द मेंबर। तो अगर आपकी कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर है तो उसको हम बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। फर्दर यहाँ पे बताया गया है दैट वन पर्सन कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, देखो इसका काफी बड़ा कारण है कि देखो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटर्स है, ये सोल प्रोप्राइटर्स काफी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या मतलब होता है, काफी सारे इसमें रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे सर सोल प्रोप्राइटर को म्यूनिसिपालिटी से लाइसेंस लेना होता है, करेक्ट। वो म्यूनिसिपालिटी से जो उनको लाइसेंस लेना होता है वो सिर्फ काम करने के लिए लेना होता है, हिसाब किताब कभी भी म्यूनिसिपालिटी को नहीं भेजते। तो ट्रेड लाइसेंस अगर आप लेते हो तो आप खाली एक परमिशन ले रहे हो, यहाँ पे आप अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हो कि नहीं, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं होता। हालांकि अगर आप कंपनीज एक्ट को देखो, एलएलपी एक्ट को देखो, तो वहां पर क्या है, वो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होते हैं। तो ये जो सोल प्रोप्राइटर काफी बड़ा चंक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था, इसको हम कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर लेकर आए कि हम ये भी ट्रैक कर सके। गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि हम इसको ट्रैक कर सके कि कैसे ये बिजनेस कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब की ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर रियलाइज हुआ कि एक ही हर्डल था। यहाँ पर हर्डल क्या था कि अगर हम इन सोल प्रोपराइटर को बोलते हैं कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, तो वो दो चीजें बोलते हैं। एक तो वो क्या बोलेंगे कि देखो, प्राइवेट कंपनी में दो लोग चाहिए, मैं तो अकेले एक सोल प्रोपराइटर हूँ, सो वी नीड ओनली वन पर्सन। दूसरा यहाँ पर था कि यार, जो एक कंपनी है उसके अंदर कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब इसमें ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये सब झमेला बहुत रहता है। तो सोल प्रोपराइटर को बोला गया ठीक है, आपके दोनों ही प्रॉब्लम को हम सुनते हैं। यहाँ पर आपको दो लोगों की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही इंसान के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और इनके जो कंप्लायंसेस हैं, उन कंप्लायंसेस को भी सब्सटैंशियली रिड्यूस कर दिया, कि इनको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दे के रखा हुआ है, जो कि एक बाकी नॉर्मल कंपनी को या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करना पड़े। So that's what has been given here, that one person company has been introduced to encourage entrepreneurship and corporatization of the business. तो जो मैंने आपको बताया अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो बट ओपीसी इज स्टिल डिफरेंट फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। क्यों? क्योंकि ओपीसी में क्या होता है, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो, एट द एंड ऑफ द डे वन पर्सन कंपनी को भी अगर आप देखोगे तो ओपीसी क्या है, ओपीसी तो है एक कंपनी ना। अब अगर ये कंपनी है तो कंपनी, तो इसमें कंपनी के सारे फीचर्स होंगे, it will have all the features of the company, and one of the feature of the company is what? Separate legal entity. So if it has a separate legal entity, तो जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम बोलते हैं प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों सेम है, यहाँ पर वैसा नहीं होता। यहाँ पे जो वन पर्सन है, ये जो पर्सन है वो, और ये जो ओपीसी है, ये दोनों अलग अलग माना जाता है। तो आप अगर यहाँ पे देखो, ओपीसी इज डिफरेंट फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न in an aspect that OPC is a separate legal entity with limited liability of the member, whereas in case of sole proprietary, the liability of the owner is not restricted and it extends to owner's entire assets constituting of the
बोथ ऑफिशियल एज वेल एज द पर्सनल एसेट्स। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ऐसा नहीं होता। हाँ, जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है ओपीसी का वो क्या है, काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनके कंप्लायंसेस को काफी रिड्यूस कर दिया गया है बाय गिविंग देम लॉट ऑफ एग्जाम्पशंस। चलो ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ द कंपनी। बट बाय डिफॉल्ट अगर आप ओपीसी का नेचर पूछोगे तो ओपीसी का नेचर है, ओपीसी का नेचर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली। देखो वैसे भी अगर आप देखो तो आपको ध्यान रखना है कि कंपनी दो ही तरीके का होगा। देखो, आइदर द कंपनी विल बी अ पब्लिक कंपनी और द कंपनी इज गोइंग टू बी अ प्राइवेट कंपनी। फिर इसमें सबसेट निकल के आते हैं स्मॉल कंपनी, ओपीसी एंड ये सारा चीज। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे ना तो आप बाय डिफॉल्ट यही दो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, इसके अलावा कोई तीसरा टाइप इनकॉर्पोरेट नहीं होता। उसके बाद में अगर देखो तो यहाँ पे निकल के आता है कि क्या ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से, मतलब कंपनी लिमिटेड है या कंपनी अनलिमिटेड है। फिर आप ये देखोगे वो चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। और लिमिटेड में फिर हम देखते हैं कि क्या वो लिमिटेड बाय शेयर्स है या फिर वो लिमिटेड बाय गारंटी है। तो ब्रॉडली अगर आप देखो तो कंपनी की यही टाइप्स है। हाँ, लेकिन बाद में जाके फिर वो होल्डिंग, सब्सिडरी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ये सब निकल के आता है। बट अगर आप एक्ट में देखोगे तो एक्ट के हिसाब से यही आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है। ठीक है, तो हो सकता है एक प्राइवेट कंपनी होल्डिंग हो सकता है पब्लिक कंपनी होल्डिंग हो, सब्सिडरी। बट अगर आप मूल नेचर अगर पूछोगे तो मूल नेचर जो कंपनीज का है वो यही है। ठीक है, फिर आगे आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा दैट ओपीसी के लिए आपको अब देखिए ये जो है मॉड्यूल के अंदर, ये आपको जो बुलेट पॉइंट्स दिए हुए पहले तो उन्होंने यहाँ पर ऐसे डिस्कस किया। हर कंपनी में आप देखो ऐसा ही होगा, ये प्राइवेट कंपनी है इसके बारे में डिस्कस किया, अब यहाँ पर इसके बुलेट पॉइंट्स हो गए। तो आप एग्जाम परस्पेक्टिव में अगर नोट्स बनाना चाहते हो या आप एग्जाम में आंसर कैसे लिखोगे, तो एग्जाम पर्पस के लिए आप ये बुलेट पॉइंट्स को रेफर करना, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और इजी भी रहेगा। तो 1% कंपनी में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दैट इट इज इनकॉर्पोरेटेड ओनली बाय 1%। ठीक है, एज द मेंबर। मिनिमम पेड अप कैपिटल, इसमें कोई लिमिट नहीं सब प्रिस्क्राइब किया हुआ कि आपको इतना कम से कम मिनिमम पेड अप कैपिटल होना ही चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ द ओपीसी विल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ इन द और इन इन कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। अब देखो इस वाले पॉइंट का क्या मतलब है, हमने ए को अपॉइंट किया है या ए ने इनकॉर्पोरेट कर दिया ओपीसी। अब हमें पता है ओपीसी इज अ कंपनी, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये सब रहता है। तो कल को अगर ए मर गया तो क्या होगा, ए अगर मर गया तो यहाँ पर वो क्या करेगा, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, इस ओपीसी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी और का नाम लिख के जाएगा। लेट्स से वो बोलेगा यहाँ पर जेड मेरी जगह मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है नॉमिनी, ये है नॉमिनी। जेड जो है वो है ए का नॉमिनी। ए ने ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर दिया, ही इज दैट 1% इन दैट ओपीसी। अब वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कल को अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा डेथ हो गया या मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं रहा, तो इन दैट केस आप क्या करना, आप जेड को अपॉइंट कर देना या जेड ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो 1% बन जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर बताया है कि ये किस में लिखा हुआ रहेगा, नॉमिनी के नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ठीक है, फिर अगर आप देखो द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन विल हैव टू, अब ऑब्वियस सा बात है अगर आप जेड का नाम लिख रहे हो तो आपको उसका प्रायर रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा कि वो अग्री करता है कि वो यहाँ पर 1% कंपनी के अंदर बनने को रेडी है, नॉमिनी बनने को रेडी है, कि अगर कल को ए को कुछ हो गया तो वो यहाँ पर बनने को रेडी है। और उसके बाद में ये आप फाइल कर दोगे किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, मैंने शायद आप लोगों को एक हायरार्कियल चार्ट पूरा नहीं बताया, बट अभी फिलहाल बता देता हूँ। नॉर्मली ये आगे मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस करता, बट देखो अभी एक बार इसको आप चेक कर लो। सी व्हाट हैपेंस, मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जो यहाँ पे कंपनीज को हैंडल करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर आपको मिलेंगे रीजनल डायरेक्टर्स। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर्स, अब जैसे नाम से पता चल रहा है ये रीजनल बेसिस पे होंगे। इन रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे होता है आरओसी, जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। दिस इज बेसिकली द मिनिस्ट्री ऑफ
कॉरपोरेट अफेयर्स, इसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इनको हम बोलते हैं रीजनल डायरेक्टर्स, और इसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो कंपनी को आप जब इनकॉर्पोरेट करते हो, आप स्ट्रेट अवे कहाँ पर जाते हो? आप जाते हो आरओसी के पास। जैसे अब आरओसी जो है, इन आरओसी का अपना अपना जुरिस्डिक्शन सेट है। इसी तरह से रीजनल डायरेक्टर्स है, इनका अपना अपना जुरिस्डिक्शन सेट है। तो सपोज करो अगर आप मुंबई में एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, ठीक है, द कंपनी इज इन मुंबई, तो ये कंपनी कौन से आरओसी के पास जाएगी? दिस विल गो टू आरओसी मुंबई, दिस विल गो टू आरओसी मुंबई। सेम वे, अगर सपोज करो आप आसाम में गुवाहाटी के अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, गुवाहाटी असम की कैपिटल है, वहां पर अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो आप जाओगे आरओसी शिलोंग। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में अगर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे तो आप जाओगे आरओसी शिलोंग। अब ज्यादातर काम तो किस में हो जाता है आपका? आरओसी के पास भी हो जाता है, बट कुछ काम के लिए कंपनी को बोला गया है आपको रीजनल डायरेक्टर्स के पास भी जाना पड़ेगा, तो वो रीजनल डायरेक्टर के पास भी टाइम टू टाइम जाते हैं, बट ज्यादातर किसके पास जाते हैं? आरओसी। और स्पेशली जब आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है, जब इनकॉर्पोरेट करना है आपको कंपनी को, तो इनकॉर्पोरेशन के लिए तो आप कहाँ जाओगे? स्ट्रेट अवे आरओसी के पास ही जाओगे। तो जब आरओसी के पास आप जाते हो, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो और उनको भेजते हो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप ऑलरेडी बता के जाते हो ये मेरा नॉमिनी होगा और ये रहा उसका कंसेंट। ये दोनों चीज आप वहां पर मेंशन करके रखते हो। ठीक है, तो इसका आप एक बार अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, दिस कैन बी फॉर योर रेफरेंस, आपके काम आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो ये वही बताया कि दिस हैज टू बी फाइल्ड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अच्छा, जेड है, सपोज करो बाद में जाके जेड और ए के बीच में झगड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, या किसी भी रीजन से जेड जो है उसके पास ये राइट रहेगा कि वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर ले। इनफैक्ट ए के पास भी ये राइट रहेगा, जब मेंबर ऑफ द ओपीसी है द अदर पर्सन में विड्रॉ द कंसेंट, एंड द मेंबर ऑफ ओपीसी जो है उसके पास भी ये राइट रहेगा कि वो एनी टाइम यहाँ पर क्या कर दे, जेड का नाम चेंज कर दे। कल को वो बोलते जेड नहीं रहेगा यहाँ पर, तो मैं पी को नॉमिनी बनाऊंगा, तो वो पी को भी नॉमिनी बना सकता है, जेड को रिमूव कर सकता है। उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा? he'll have to give notice to the company, और फिर कंपनी आगे नोटिस देगा इसका इंटीमेशन टू द आरओसी। अब ये सारे जो चेंजेस होंगे इसको हम ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं बोलेंगे। अब देखो सर इसका क्या मतलब होता है? देखो, ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस इन द मेमोरेंडम। सर ये क्या बात हुई? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम नॉमिनी का नाम लिखते हैं। अब नॉमिनी के नाम को हम अगर चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तो ऑल्टरेशन हुआ, क्योंकि ऑल्टरेशन का मतलब ही क्या होता है? कुछ चेंजेस करना। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपका बात अगर मैं लॉजिकली बोलूँ तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप मेमोरेंडम को ऑल्टर करते हो तो उसके लिए काफी लंबा प्रोसेस है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करोगे तो उसके लिए काफी लंबा प्रोसेस है जो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आप अपने मेमोरेंडम के अंदर सिर्फ नॉमिनी का नाम चेंज कर रहे हो तो उसको फिर आपको लंबा प्रोसेस को कंप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो उसी को एक और तरीके से लिख दिया कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ अपने ये जो नॉमिनी है उसका नाम चेंज करते हो, ठीक है, तो फिर चलेगा, उसको हम ऑल्टरेशन नहीं बोलेंगे। और अगर उसको ऑल्टरेशन नहीं बोलेंगे तो मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको लंबा सा जो प्रोसेस है उसको फुलफिल नहीं करना होगा। फिर फर्दर यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है? ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ रेसिडेंट इन इंडिया हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन। अब ध्यान रखना ये अमेंडमेंट है, दिस इज एन अमेंडमेंट। ये पहले 182 डेज हुआ करता था, ये अब चेंज हो गया है और अब ये बन गया है 120 डेज। ठीक है, तो ये आप अमेंडमेंट अपने बुक्स में भी नोट कर लेना, दिस इज नाउ 120 डेज। हालांकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो जब सेव करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट आप यहाँ पे ध्यान रखना दैट दिस इज एन अमेंडमेंट।
ये 120 डेज है। और अमेंडमेंट्स होता है तो फिर आपके ऊपर क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो पिछले कैलेंडर ईयर के अंदर अगर आप 120 साल यहाँ पे रहे हो तो आप यहाँ पे क्या बन सकते हो, ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और अगर आपको नॉमिनी बनना है तो भी आपको ये कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये रहा आपके पास ओपीसी के लिए। इसके अलावा क्या बताया हुआ है, नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। तो वन पर्सन ओनली वन ओपीसी, मतलब एक इंसान सिर्फ एक ही ओपीसी क्रिएट कर सकता है। आप अगर चाहो और आप बोलो कि मैं 10-15 बिजनेसेस को ओपीसी के थ्रू चलाऊं तो दैट इज नॉट अलाउड। तो वन पर्सन ओनली वन ओपीसी। एंड इसी तरह से अगर आपको नॉमिनी बनना है तो नॉमिनी भी आप सिर्फ एक ही ओपीसी के लिए बन सकते हो, एक से ज्यादा के लिए वो नॉमिनी भी नहीं बन सकते। सर व्हाट इफ मैं जिसके लिए नॉमिनी बना हुआ, मैं एक तो ओपीसी क्रिएट किया हुआ हूँ, अब एक दूसरे ओपीसी में जहां पर मैं नॉमिनी था उसका मेंबर जो है वो मर गया, तो अब तो मैं सर दोनों जगह मेंबर बन गया। तो क्या मैं इस केस के अंदर अ, दोनों जगह मेंबर रह सकता हूँ? आंसर इज नो। फिर आपको दोनों में से किसी एक का मेंबरशिप छोड़ना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, और आप फिर वहां पे उसको कंप्लाई करोगे। हाँ बट एक वन पॉइंट एक ऐसा आ जाएगा जब आप दोनों कंपनी में मेंबर रहोगे, बट हाँ आप ऐसा कंटिन्यू नहीं करके नहीं रख सकते। इसके अलावा क्या बताया हुआ है, नो माइनर शैल बिकम द मेंबर और द नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड द शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो नो माइनर को बोला हुआ है, आप बिल्कुल ही यहाँ पर दूर रहो। नॉर्मली कंपनी के शेयर्स को माइनर नहीं होल्ड कर सकता, क्योंकि शेयर खरीदना एक तरीके से कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो माइनर तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ले। मतलब नॉर्मली कंपनी के अंदर ये होता है कि आप माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ले, शेयर खरीद ले, प्रोवाइडेड वो शेयर क्या हो, फुली पेड अप शेयर हो। लेकिन फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसको बताया हुआ है कि यहाँ पर ओपीसी के केस में माइनर तो बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं रहेगा। फिर बताया हुआ है सच अ कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू एनी क्लास ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। मतलब ओपीसी को आप यहाँ पे सेक्शन 8 वाला कंपनी नहीं बना सकते, विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो प्राइवेट में या पब्लिक में, और उसके बाद में आप उसको सेक्शन 8 बनाओगे। सो ओपीसी कैन नेवर बी अ सेक्शन 8 कंपनी। एग्जाम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, वो आपको ऐसे बोलेगा जैसे राजू wants to incorporate a one person company and he wants to incorporate a one person company as a section 8 company for the promotion of sports in द स्टेट ऑफ लेट्स से महाराष्ट्र और द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस तरह से करके आपको वो देगा। तो आपका आंसर क्या होगा, और उसमें आपको फिर पूछेगा कमेंट, तो आपको बताना होगा नहीं, आप सेक्शन 8 कंपनी की तरह इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट यहाँ पर मना करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जो ओपीसी कंपनी है, दे कैन नॉट कैरी आउट अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी जो होता है वो क्या रहते हैं, बेसिकली लोगों से पैसा लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, उसके बाद उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, राइट। ये सब चीजों के लिए उसको मना किया गया है। अब यूजुअली अगर आप देखो, कल को अगर रिलायंस चाहे तो किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, और उसी हिसाब से आप देखो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश होता है। सो वन कंपनी कैन परचेज द शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी and the holding subsidiary relationship can be established clearly, right? But in case of one person company, it cannot purchase shares of any other company। तो ये यहाँ पर clearly बताया हुआ है, such company cannot carry out the NBFC activities or investments in the any other body corporate। आगे देखिए, OPC cannot convert itself voluntarily unless a period of 2 years has expired from the date of incorporation except where the paid up capital। अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। इसके अंदर फिर से एक अमेंडमेंट आया है, और यहाँ का अमेंडमेंट मैं आप लोगों को ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओमिट हो चुका है। दिस पॉइंट इज ओमिटेड। तो ये एक दूसरा अमेंडमेंट है आपके लिए कि ये जो ओपीसी है, ओपीसी के अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट आपका नहीं है। अगर आप यहाँ पे अमेंडमेंट्स चेक करना चाहते हो तो आप अमेंडमेंट्स ऐसे भी देख सकते हो।
ये देखो, ये आप कर सकते हो। 1 पर्सन कंपनी जो है, उस 1 पर्सन कंपनी के अंदर 1 मेंबर होगा, 1 नॉमिनी होगा। ओनली नेचुरल पर्सन द सिटीजन ऑफ इंडिया वो रहेगा। नॉमिनी नीड्स टू प्रोवाइड प्रायर कंसेंट टू ओपीसी। नॉमिनी उसको विड्रॉ भी कर सकता है। नॉमिनी का नाम रिमूव भी किया जा सकता है, बस आपको इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी को, और इसका ड्यूटी किसका है? ओपीसी का। तो नॉमिनी या मेंबर इंटीमेट करेगा ओपीसी को, और ओपीसी इंटीमेट करेगा आगे आरओसी को। Minor cannot be the member of the OPC, and OPC cannot be incorporated for non-banking investment activities, और दूसरा it cannot invest in the securities of other body corporate. इसके अलावा OPC cannot convert itself into a Section 8 company. 1 person can become the nominee or the member only in one OPC, and अगर कुछ भी डेथ वगैरह हो गया या इनकेपेसिटी हो गया, तो वो पर्सन जो है वो he will become द मेंबर ऑफ दैट अनदर ओपीसी। लेकिन 180 दिन मिलेंगे जिसमें उसको डिसाइड करना होगा कि यहाँ से वो निकलना चाहता है, कि कौन सी कंपनी से वो निकलना चाहता है अकॉर्डिंगली। तो ये वाला जो पॉइंट था कि नो कंपनी शैल कन्वर्ट इटसेल्फ, तो ये ओमिट हो चुका है, ये वाला प्रोविजन। ओके, आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू, राइट। ये ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट है और एग्जाम में आएगा। हो सकता है आपके मॉड्यूल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, मतलब ये जो अमेंडमेंट्स है ये नहीं लिखा हुआ हो, बट ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे जो कंपनी का एक मेंबर होगा वही कंपनी का मेंबर भी होगा, वही कंपनी का डायरेक्टर भी होगा। तो ये एक आपका प्रोविजन आ जाता है। फिर आप देखिए आगे नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर मिलता है, ये आपको फीचर्स बता दिए कंपनी के ओपीसी के। दिस इज एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप ऑफ कंपनी है वो है यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर रेस्ट्रिक्शन होते हैं। ठीक है, सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो रेस्ट्रिक्ट करता है द राइट टू ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। इसके अलावा वो और रेस्ट्रिक्ट करता है द नंबर ऑफ मेंबर्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 200। उससे ज्यादा यहाँ पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मेंबर्स नहीं हो सकते। फिर अगर आप यहाँ पे चेक करो तो आगे आपको मिलेगा कि अगर दो लोग एक साथ, बेसिकली ये जो सेकंड पॉइंट है ये उसी के एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इस पर हम एक बार बाद में आते हैं, पहले फिर हम ये देखते हैं तीसरा प्रोहिबिशन जो है, इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो ये आपका अगर आप देखो तो प्राइवेट कंपनी के 3 रेस्ट्रिक्शन है। इफ यू रिमेंबर, मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, कंपनी विच हैज गॉट restrictions, correct? The company which has got restrictions by the articles of association, right? So ये देखो ये वाला point, by the restriction in the articles of association, तो public and private, public company में ऐसा कोई restriction नहीं रहता। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इधर क्या बताया हुआ है कि ये जो पब्लिक कंपनी है इसमें 3 रेस्ट्रिक्शन है। अब ये जब हम 200 की गिनती करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 ही होने चाहिए एक कंपनी के अंदर, इसका जब हम काउंटिंग करेंगे तो इसके काउंटिंग के लिए हम थोड़े बहुत यहाँ पर प्रोवाइजोस को पढ़ेंगे। अब प्रोवाइजो क्या बोलता है कि दो लोग अगर एक कंपनी को होल्ड करते हैं तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? उसको एक की तरह ट्रीट किया जाएगा। सपोज हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, हस्बैंड वाइफ, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिया। मतलब इस तरह से करके अगर दो लोग मिलके एक साथ, ब्रदर्स सिस्टर्स, ब्रदर सिस्टर, अगर इस तरह से करके दो लोग मिलके एक ही शेयर को होल्ड करते हैं तो वहां पर उनको दो की तरह काउंट नहीं किया जाएगा, उनको एक की तरह काउंट किया जाएगा। सपोज एक कंपनी के अंदर मैं आपको बोलूं देर आर 300 couples who are holding the shares. Okay, there are 300 couples who are holding 300 shares. ठीक है, they are holding 300 shares. तो आप मुझे बताओ इस कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 300 या 150? ध्यान रखना 150 हो जाएगा कि सर ये 300 लोग भले ही हो बट हम इसको 300 की तरह काउंट नहीं करेंगे, कपल्स है तो डेफिनेटली ये दो लोग होंगे कम से कम, तो भले ये 300 शेयर्स को होल्ड कर रहे हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो कितने लोग हैं यहाँ पे? ये है खाली 150। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो 150 है मतलब ये 200 के विद इन है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आरटीपी के अंदर भी एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और पास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पर ये पॉइंट डिस्कस होगा कि जो
मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है, क्या ये एक्सीड कर गया एक प्राइवेट कंपनी में? नहीं। तो इसमें ध्यान रखना, जॉइंट मेंबर को एक ही माना जाता है। दूसरा, जो फिलहाल कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है उसको भी काउंट मत करो इन 200 मेंबर्स के अंदर। तो सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ एक कंपनी है, उसमें 240 मेंबर्स हैं। अब 240 में मैं आपको बोलता हूँ 50 तो कंपनी के एम्प्लॉयज ही है, तो आप क्या बोलोगे? कंपनी में 190 मेंबर ही है। तो यहाँ पर वो प्रोवाइसो 50 को एक्सक्लूड कर देता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो कंपनी के जब मेंबर थे उस वक्त वो कंपनी के एम्प्लॉय थे, हालांकि आज की डेट में वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहे, तो उनको भी आप यहाँ पर एक्सक्लूड कर दोगे। तो सब पर्सन who have been formerly in the employment of the company, मतलब पहले वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे जब वो कंपनी के मेंबर थे, बट आज की डेट में वो कंपनी के मेंबर तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, एम्प्लॉयमेंट सीज। सो दीज शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो, इसी को मैं आपको यहाँ पर चार्ट में निकाल के दे देता हूँ और इसको क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टू 200 members in a private company, आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि रिमेंबर, या इसमें 3 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला आपके लिए क्या रहेगा? जॉइंट होल्डर्स, जो जॉइंट ओनर्स है, दे आर ट्रीटेड एज वन, या ऐसे लिख दो, दे आर कंसीडर्ड एज वन। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बात आता है कि कंपनी के करंट एम्प्लॉयज हु आर मेंबर्स, इसको सबको एक्सक्लूड करना है। और तीसरा, अगर आप देखो तो यहां पर आपके पास आ जाता है कि कंपनी के एक्स एम्प्लॉइज, एग्जाम में अगर लिखो तो एक्स एम्प्लॉयज से ज्यादा अच्छा होगा अगर आप ये लिखते हो कंपनी के फॉर्मर एम्प्लॉयज हु वर मेंबर्स बट नाउ आर नॉट एम्प्लॉयज। ऑब्वियसली फॉर्मर है तो नाउ दे विल नॉट बी कॉल्ड एज द एम्प्लॉयज। तो इनको आप क्या करोगे? इनको आप करोगे एक्सक्लूड। आप बताइए, ये क्लियर हुआ? क्या ये 200 का लिमिट आपको समझ में आया, कैसे कैलकुलेट करना और कैसे समझना है? हाँ, ओके ओके। फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो यही बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है। मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ बताया नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए 2, मैक्सिमम इनको कितना चाहिए? 200। ठीक है। राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड है। दे कैन नॉट इनवाइट द सब्सक्रिप्शन फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। स्मॉल कंपनी जो है वो भी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। एंड ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। तो ये इतने से पॉइंट्स हैं आपके। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो नेक्स्ट आपके पास जो आता है, या चलो एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स सी आप लोग इसका सही सही आंसर कर पाते हो या नहीं। मैं आपको बोलता हूँ एक कंपनी है जिसके अंदर लेट्स से 225 मेंबर्स है। एक कंपनी में 225 मेंबर्स है। अब ये 225 मेंबर्स में आप देखो, मैं आपको इनका बाइफरकेशन देता हूँ। 10 मेंबर्स जो है, 225 मेंबर, 225 लोग हैं इन, इसमें 10 मेंबर्स जो है ये क्या है, ये है कपल्स, मतलब ये हो गए जॉइंट ओनर्स।
ये शेयर्स को जॉइंटली होल्ड करते हैं। इसके अलावा आपके पास 10 हो गए जो कंपनी के हो गए करंट एम्प्लॉइज। ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बोलता हूं 10 है जो है एक्स एम्प्लॉइज। ठीक है। हु परचेज्ड शेयर्स आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। और फिर मैं आपको बोलता हूं आपके पास है 4 एक्स एम्प्लॉइज जो कि दे वर मेंबर्स व्हेन इन एम्प्लॉयमेंट। तो आपको मुझे बताना है कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स हैं, 225 या उससे कम। उससे कम तो कितने? 191। कैसे? हम्म। ध्यान से, कोई और आंसर? कोई और आंसर? 206। 206 कैसे? जॉइंट मेंबर्स में से 5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि भले ही 10 हो पर 10 जॉइंटली शेयर्स होल्ड करते हैं, तो दो लोग मिलके एक शेयर को होल्ड कर रहे हैं, है कि नहीं? तो 10 लोग मिलके फिर यहाँ पे 5 मतलब, तो यहाँ पे बेसिकली दे विल बी कंसिडर्ड एज ओनली 5, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो 225 में से हम यहाँ पर 5 को माइनस कर देंगे। वेरी गुड। फिर ये करंट एम्प्लॉइज, ये करंट एम्प्लॉइज भी माइनस हो जाएगा, -10। वेरी गुड। फिर ये जो 10 है, क्या इन 10 को मैं डिडक्ट करूंगा? क्या इन 10 को मैं बिल्कुल करेक्ट, ध्यान रखना, इनको मैं डिडक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने शेयर्स कब परचेज किया? आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट। तो इनको मैं डिडक्ट नहीं करने वाला। ये जो 4 है ये ऑलरेडी वहां पर पहले से थे, तो मैं यहाँ पर 4 माइनस कर दूंगा। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, 225 में से 10 गया 220, 220 में से 10 गया 210, 210 में से 4 गया तो 206। तो मतलब यहाँ पर कंपनी ने क्या कर दिया? वायलेट कर दिया। अरे आया समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, दैट दिस इज एन वायलेशन। हाँ, अगर सपोज करो मैं आपको बोलूं ये भी 10 है, ये भी 10 है, अब ये भी अगर मैं आपको 10 बोल दूं तो सर देखो बात थोड़ा बन सकता है, क्योंकि 225 -5 -10 और फिर ये वाले -10, तो सर पूरे 25 200। अब कोई प्रॉब्लम है? क्या आप कोई प्रॉब्लम है? नहीं, 200 हो सकता है। ठीक है। इट शुड नॉट एक्सीड 200। 200 का 200 एक भी नहीं हो सकता, 200 तक जा सकता है। आया समझ में? गाइस ये पॉइंट आया समझ में? अगर आया तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको शायद हेल्पफुल होगा। और बाकी ध्यान रखना, आरटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चन दोनों है इसके ऊपर, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब हम पीवाईक्यू सेशन करेंगे तब हम इसको डेफिनेटली देखने वाले हैं। बोलिए जी, ये क्लियर हुआ? ओके। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं नेक्स्ट
जो कि है बेसिकली स्मॉल कंपनी। अब अगर आप स्मॉल कंपनी के अंदर देखो तो इसके अंदर भी क्या हुआ है, एक अमेंडमेंट आया है। और वो अमेंडमेंट क्या है, देखो स्मॉल कंपनी के अंदर बेसिकली क्या था। अगर आप कॉन्सेप्ट देखो स्मॉल कंपनी का और इसका लॉजिक देखो तो पहले उसको समझ लो, फिर ये भी देख लेना। देखो स्मॉल कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन उस प्राइवेट कंपनी के अंदर एक और कैटेगरी बना दिया। हमने बताया, चेक किया था प्राइवेट कंपनी में एक सब कैटेगरी क्या है, ओपीसी का। और एक सब कैटेगरी हमने और बना दिया यहाँ पे, दैट इज ऑफ अ स्मॉल कंपनी। और फिर एक आपको मिलेगा, ये बेसिकली आपके अदर प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, अब ये स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट क्यों निकाला, वही लॉजिक जो ओपीसी में था। स्मॉल कंपनी इसलिए निकाला क्योंकि इसके अंदर जो कैपिटल है वो कम लगा हुआ है। इन कंपनीज के जो टर्नओवर है वो भी क्या है, दैट इज वेरी वेरी लो। इनमें बहुत ज्यादा नहीं, इसमें कैपिटल और वो सब नहीं लगा, तो छोटे बिजनेसमैन है। तो इन छोटे बिजनेसमैन को हमने काफी सारे रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, कि ये ज्यादा परेशान नहीं हो, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहे कि आप ये भी करो वो भी करो। देखो एक रिलायंस जैसी कंपनी के ऊपर अगर आप बहुत सारा कंप्लायंसेस डालते हो तो चलता है। लेकिन अगर आप एक छोटे मझोले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें कुछ 10-12 लाख रुपया लगा हुआ है, ऐसी कंपनी के अंदर अगर आप बोलोगे कि आप ये कंप्लायंस करो, आप वो कंप्लायंस करो, तो वो बेचारा जो इंसान है जो इस कंपनी को चला रहा है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा यार मैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके तो गलती कर दी मैंने, क्योंकि अब मैं बिजनेस करूं या फिर मैं यहाँ पे कंपनी के अंदर ये सब कंप्लायंस करता फिरूं। आ रहा है आपको ये पॉइंट समझ में गाइस, ये पॉइंट आ रहा है आपको समझ में। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस कंपनी को, तो मैंने आपको दो पॉइंट्स यहाँ पे बताए। एक तो है कैपिटल, दूसरा है टर्नओवर। ठीक है, तो स्मॉल कंपनी को कैसे डिफाइन किया गया है, स्मॉल कंपनी को बोला है कि इट इज अ प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले तो ये प्राइवेट कंपनी, अगर आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया तो वो नहीं चलेगा। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका कि पेड अप कैपिटल, ठीक है, पेड अप कैपिटल 2 करोड़ के विद इन है। ठीक है, वो 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता। प्लस इस कंपनी का जो टर्नओवर है, सेल्स, ये 20 करोड़ को एक्सीड नहीं करता। अगर दोनों विद इन है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मतलब तीनों चेक होना चाहिए। ये तीन में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपका मीट नहीं किया तो हम बोलेंगे बॉस ये स्मॉल कंपनी नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इसका पेड अप कैपिटल, और यहाँ पर हम रख देते हैं टर्नओवर, इसका पेड अप कैपिटल है लेट्स से 1 करोड़, इसका टर्नओवर है लेट्स से 12 करोड़। क्या ये एक स्मॉल कंपनी है, आंसर इज नो। व्हाई, बिकॉज ये तो एक क्या है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सिंस दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो ये कंप्लायंस यहाँ मतलब बेसिकली इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। ऐसे ही आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पे है ए प्राइवेट लिमिटेड, इसका पेड अप कैपिटल जो है वो है 3 करोड़, इसका टर्नओवर है 12 करोड़। क्या ये एक ओपीसी है, मतलब स्मॉल कंपनी है, आंसर इज नो। क्या तकलीफ है, टर्नओवर देखो सर 3 करोड़ है, तो ये भी आपका एक स्मॉल कंपनी नहीं हुआ। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, एक बी प्राइवेट लिमिटेड है, इस बी प्राइवेट लिमिटेड का जो कैपिटल है वो है 1.5 करोड़, लेकिन इसका जो टर्नओवर है वो आता है तकरीबन 25 करोड़। तो क्या ये एक स्मॉल कंपनी है, अगेन आंसर इज नो। और यहाँ पर क्या गड़बड़ है सर, ये 25 करोड़ रुपया। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये तीनों कंडीशंस में जब टिक लगेगा तो हम बोलेंगे इट इज अ small company, otherwise it is not a small company. Guys, does this make sense to all of you? ये आपका कंडीशन नंबर 1, ये आपका कंडीशन नंबर 2, ये आपका कंडीशन नंबर 3। और तीनों कंडीशंस के बीच में क्या है, प्लस, मतलब तीनों कंडीशंस आपके फुलफिल होने चाहिए। ओनली देन वी विल से दैट इट इज अ स्मॉल कंपनी। आप बताओ क्या ये हुआ क्लियर? अगर हुआ तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो,
शायद आपको आगे कहीं पे हेल्प हो जाए। बाय द वे, ये जो लिमिट्स हैं ये पहले कुछ और थे। पहले ये लिमिट्स आपके 50 लाख और 2 करोड़ थे। अब जो 50 लाख है वो बन गया है 2 करोड़, और जो 2 करोड़ था वो बन गया है 20 करोड़। तो ये देखो, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी was paid up capital does not exceed। तो अब ये 50 लाख रुपीस नहीं रहा, आप यहाँ पे क्या रखोगे, was paid up capital do not exceed 2 crore rupees and the turnover as per the P&L account does not exceed, ये 2 करोड़ रुपीस को आप हटा दोगे और यहाँ पर आप कर दोगे 20 करोड़ रुपीस। ये ध्यान रखना अमेंडमेंट्स है, दीज आर अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब एक्सेप्शन टू दिस रूल क्या है कि ये जो स्मॉल कंपनी है दिस शुड नॉट बी द होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, ये एक सेक्शन 8 कंपनी नहीं होना चाहिए, और ये एक कंपनी स्पेशल एक्ट से गवर्न नहीं होना चाहिए। भाई अगर आप एक पार्लियामेंट के थ्रू लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट हुए हुए कंपनी हो, एक स्पेशल एक्ट की कंपनी हो, तब आप अपने आप को स्मॉल बोलते हो। शर्म नहीं आता आपको? आप कोई हालत में स्मॉल कंपनी नहीं हो, आप तो फिर क्या हो, यू आर अ नॉर्मल कंपनी। ओके, तो यही पॉइंट दिया हुआ है, स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, पेड अप कैपिटल इट इज नॉट 50 lakhs, इट इज 2 crores। ओके, सिमिलरली द turnover is 20 crores and the company should not be a section 8 company or a holding or subsidiary company। फिर डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। लाइफ में अगर सबसे इजी कुछ है तो वो है पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, सबसे सिंपल। बट प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन ऐसा आप बना के मत लिखना, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, ऐसा नहीं है। बट पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड इट हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। आज की डेट में कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप ये प्रोवाइजो देखोगे तो ये प्रोवाइजो बेसिकली क्या बोलता है कि ऐसी एक प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसकी, एक पब्लिक कंपनी की, तो उसको फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट विल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी। जैसे ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड हो गया एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, लेट्स से बी प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो बाय नेचर ये क्या है, बाय नेचर ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट बिकॉज दिस इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, इसको कंप्लायंसेस सारे किसके करने पड़ेंगे, पब्लिक कंपनी के, ठीक है। तो आप देखो, बाय द नेचर, नेचर मतलब बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये क्या है, ये स्टिल रहेगा एक प्राइवेट कंपनी, लेकिन कंप्लायंस के लिए, फॉर ऑल कंप्लायंस पर्पस, इसको किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, एक पब्लिक कंपनी की तरह। डज दिस मेक सेंस गाइस, डज दिस मेक सेंस? तो इसको रीड करो, प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी। तो ये क्या है, दिस इज डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी फॉर all the purposes of this act, even where such subsidiary company continues to be private in its articles। तो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भले ही ये क्या रहे, प्राइवेट रहे, लेकिन इसको हम डीम टू बी पब्लिक कंपनी बोलेंगे। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ओके, तो ये यहीं पर बताया हुआ है, वापस से सेम पॉइंट। अब आप देखो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप यहाँ पर चेंज हो गया है। चेंज हो गया मतलब बेसिकली इट्स अ रिलेटिव एक्सप्रेशन। तो होल्डिंग वो है जो दूसरे की सब्सिडरी है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, यह जहाँ पे भी वर्ड शेयर कैपिटल है, इसकी जगह शेयर कैपिटल नहीं, यहाँ पर वर्ड आएगा वोटिंग राइट्स। यहाँ पर हर जगह वर्ड आ जाएगा वोटिंग राइट्स, ठीक है। सो होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, देखो अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी, करेक्ट। एंड सब्सिडरी कंपनी हो गया जिसका होल्डिंग कंपनी क्या करता है, या तो कंट्रोल करता है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या एक्सरसाइज करता है मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल
वोटिंग राइट्स ऑफ दैट सब्सिडरी कंपनी, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे होल्डिंग कंपनी। अब ये लेयर्स वाला जो पॉइंट है, इसको आप यहाँ पर एक बार इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, A will be subsidiary of B if B controls the composition of the board of directors of A। ठीक है, मतलब कंट्रोल कैसे कर सकता है कि बी के पास, अकेले के पास राइट है कि वो किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, इस डायरेक्टर किसी भी पर्सन को डायरेक्टर की तरह वहां पे रिमूव कर सकता है। ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी इफ बी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल। अब अगेन जैसे मैंने आपको बताया, शेयर कैपिटल की जगह वर्ड आप क्या यूज करोगे, वोटिंग राइट्स। आप बताइए क्या ये आपको क्लियर हुआ? राइट, बी इज सब्सिडरी ऑफ ए। अच्छा ये वाला देखो, बी इज सब्सिडरी ऑफ ए, तो ए होल्डिंग हो गया, ए की सब्सिडरी है बी, बी की एक और सब्सिडरी है सी, सी की एक और सब्सिडरी है डी। तो ध्यान रखना, डी इज सब्सिडरी ऑफ बोथ ए बी सी, राइट, दिस इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए बी एंड सी, सी इज subsidiary of A and B, and B is subsidiary of A। आया समझ में? ठीक है, और अगर आप A का बात करो तो A is holding company of B, C, D, B is holding company of C and D, and C is the holding company of D, और D तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपका पॉइंट है, इधर कुछ नहीं आएगा और इधर कुछ नहीं आएगा। Topmost holding company and topmost subsidiary company. Now status of a private company which is subsidiary of a public company, ये मैंने आपको already बताया, they will be deemed public company। भले ही अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो प्राइवेट कंपनी रहे। ध्यान रखना, क्या उनको अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना है? नहीं, दे कैन रिमेन प्राइवेट कंपनी बाय देयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, राइट। सो दे कैन continue to remain as private limited company as per their articles of association, but for compliance they will be treated as पब्लिक कंपनी। मतलब जो एक प्राइवेट लिमिटेड को एग्जाम्पशंस वगैरह ग्रांट किए गए हैं, वो ये डीम्ड पब्लिक कंपनी एंजॉय नहीं कर सकेगा, इवन दो वो बोलेगा मैं क्या हूँ, पब्लिक कंपनी, मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ। ठीक है, फिर आता है एसोसिएट कंपनी। तो एसोसिएट कंपनी वो जिसमें एक कंपनी क्या कर रखे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, एक कंपनी का दूसरे कंपनी में अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और वो उसकी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब्सिडरी है तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुका है। सो एक ऐसी कंपनी जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, तो वो आपकी क्या है, एसोसिएट कंपनी। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, आपके पास कम से कम एटलीस्ट 20% का वोटिंग पावर है। ठीक है, या फिर वो आपका क्या है, जॉइंट वेंचर है। तो जॉइंट वेंचर हो या फिर 20% ऑफ द वोटिंग राइट्स आपके पास हो, इन दैट केस आप क्या बोलोगे, इट इज एसोसिएट कंपनी। तो ए और बी ये सब आप हटा दो यहाँ पे, आप यहाँ पे सिंपली चेक करो, पी लिमिटेड होल्ड्स 20% इन क्यू लिमिटेड। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, क्यू लिमिटेड इज अ एसोसिएट कंपनी ऑफ पी। सिंपल, क्यू इज एसोसिएट कंपनी ऑफ पी। बस ये इतना सा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर आता है लिस्टेड कंपनी। तो ये वो कंपनीज होती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिनके सिक्योरिटीज, ध्यान रखना वर्ड शेयर्स नहीं है, सिक्योरिटीज है। तो कल को अगर एक कंपनी है उसके डिबेंचर्स लिस्टेड है, तो भी वो क्या है, एक लिस्टेड कंपनी। ओके,
अगर कंपनी है उसके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिस्टेड है तो वो भी क्या है, लिस्टेड कंपनी। कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है तो वो भी ये। पर कहां पर लिस्ट होने चाहिए, इट शुड बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज आपके बेसिकली वो होते हैं जिनको रिकॉग्निशन दिया गया है बाय सेबी, ठीक है। तो अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड के अलावा जितने भी कंपनी है वो क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है। फिर आता है गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी में ध्यान रखना 51% इज इंपॉर्टेंट। 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या फिर स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास मिलके है, ठीक है। तो भी वो क्या बन जाएगा, एक गवर्नमेंट कंपनी। और किसी की ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी अगर कोई है तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी का ही दर्जा मिलेगा। फिर अगर आप देखो फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी में दो चीज रहता है यहाँ पर। एक तो ये है कि ये जो कंपनी है, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखोगे अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और दूसरा आप क्या बोलोगे, इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ये आपका पहला कंडीशन है और ये आपका दूसरा कंडीशन है। तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, फॉरेन कंपनी। मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट भी बताया था, तो उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। अब वो भले ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ फॉरेन कंपनी। फिर अगर आप देखते हो नेक्स्ट आता है सेक्शन 8 कंपनी। तो ये वो कंपनीज होती है जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये कंपनी ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं कमाती, ये कंपनी प्रॉफिट कमाती है। बट अगर ये प्रॉफिट कमाए तो इनके प्रॉफिट दोबारा से इनके ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करने के लिए लगा दिया जाता है, दोबारा से पैसा बिजनेस में लगा दिया जाता है। एंड दे प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जैसे फिक्की, एसोचेम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये सब आपके क्या है, बेसिकली ऑल दीज आर सेक्शन 8 कंपनीज। अब सेक्शन 8 कंपनी जो है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। अब इन कंपनीज को एक फायदा होता है कि इनको अपने नाम के एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना। तो किसी कंपनी के नाम के एंड में अगर लिमिटेड लगाए तो वो है एक पब्लिक कंपनी, और अगर किसी कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगा है तो वो है प्राइवेट कंपनी। तो एक जो सेक्शन 8 कंपनी है, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कम, मतलब उसको गवर्नमेंट अलाउ कर देगा कि आप एक काम कर सकते हो, अपने नाम के एंड में ना तो लिमिटेड वर्ड लगाओ ना प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाओ, चलेगा। दूसरा, द रजिस्ट्रार ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ दिस और फ्रॉम सच अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन, बेसिकली आपको आरओसी को अप्लाई करना पड़े। ये आप अप्लाई करते हो और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको वो सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं जो एक कंपनी को यहाँ पर मिला जाता है। अब ये जो आपको रिस्ट्रिक्ट लाइसेंस मिला है, दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ओके। दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अगर आप वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो तो फिर आपका लाइसेंस जो है वो क्या हो जाएगा, वो रिवोक हो जाएगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे अगर ऐसा पता चला कि ये जो एक सेक्शन 8 कंपनी है, ये यार ये तो डिविडेंड बांट रही है, जबकि डिविडेंड बांटना इस कंपनी को एक्सप्रेसली मना किया गया है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसके लाइसेंस को रिवोक कर देगी। और सर लाइसेंस रिवोक करके क्या करेगी, लाइसेंस रिवोक करने के बाद कंपनी के पास कई सारे ऑप्शंस, मतलब गवर्नमेंट के पास कई सारे ऑप्शंस है। वो इसको बंद कर दे, वो इसको किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर दे, एक ऐसे कंपनी के साथ मर्ज कर दे जो सेम पर्पस के लिए बना हुआ है। एक अनदर सेक्शन 8 कंपनी, सपोज एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बना हुआ है, सेक्शन 8 कंपनी है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा विथ अनदर कंपनी जो
कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड में ही हो, उसके साथ में इसको यहाँ पर मर्ज कर दिया जाए। तो इस तरह से करके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि उनके सारे जो प्रिविलेजेस हैं वो खत्म हो जाते हैं और इस कंपनी को बंद भी कर दिया जा सकता है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, तो यहाँ पर पेनल्टी वगैरह ये सब आपको लगेगा। तो सेक्शन 8 कंपनी के बुलेट पॉइंट्स अगर आप देखो तो इट इज फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। मिनिमम कैपिटल का कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। use the profit for the promotion of the objective, does not declare any dividend, operates under the special license which is issued by the central government, और अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड भी नहीं लगाते। लाइसेंस इनका रिवोक हो जाएगा अगर कंडीशन कॉन्ट्रावीन हो गया तो, एंड रिवोकेशन अगर हो जाता है तो उसके बाद या तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इट विल नो लॉन्गर रिमेन अ सेक्शन 8 कंपनी, या फिर इसको बंद कर दिया जाएगा, या फिर इसका अमेलगमेशन हो जाएगा, मतलब इसको मर्ज कर दिया जाएगा विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है। ये अपने एनुअल जनरल मीटिंग को बुला सकते हैं 14 दिन के नोटिस पे। इनको 21 दिन का नोटिस नहीं देना। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कंपनीज को 21 दिन का नोटिस देना होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको 21 दिन का नोटिस देने का जरूरत नहीं है। देन रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सब आपके रिक्वायरमेंट्स इसमें नहीं होते। इनको अलग अलग ये कमिटीज भी बनाने का जरूरत नहीं होता। एंड अ फर्म कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। तो ये आपके पास है सेक्शन 8 कंपनी के सारे पॉइंट्स। फर्दर ये देखो, ये वापस से आपको पॉइंट्स दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास आता है डोरमेंट कंपनी। तो ये मैंने आपको उस समय भी बताया था कि आगे इसको मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो डोरमेंट कंपनी बेसिकली क्या होता है, ये ऐसा कंपनी है जो कि किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आपने इनकॉर्पोरेट करके रख दिया, लेकिन अभी कोई काम नहीं करेगा, ये काम तो फ्यूचर में ही करेगा। या फिर आपने एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके रखा है सिर्फ किसी एसेट या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सपोज आपने कोविड को क्योर करने का एक मेडिसिन बना दिया, उसका फॉर्मूला आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, या लेट्स से कोविड जैसी कोई और बीमारी दोबारा से फ्यूचर में नहीं हो, उसके लिए आपने एक वैक्सीन बनाया है और उस वैक्सीन का आपने पेटेंट करवा दिया। अब पेटेंट करके उसको आपने कंपनी के नाम पे उसको रखा हुआ है। अभी आप वो दवाई बना नहीं रहे, बस वो फॉर्मूला, जैसे कोक का फॉर्मूला है वैसे वो दवाई का फॉर्मूला आपके पास है और आप उसको होल्ड करके रखे हो। तो उसको भी, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, एक डोरमेंट कंपनी बना सकते हो। अब आपको खुद ही देखो, उस कंपनी के बैलेंस शीट में एक तरफ कैपिटल होगा, दूसरी तरफ क्या रहेगा, ये एसेट जो कि intangible asset होगा which will be in the form of this particular formula to cure the these type of disease, या फिर जो भी वैक्सीन वगैरह जो कुछ भी रहेगा वो एसेट साइड पे रहेगा। बाकी इसमें कोई काम धाम नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं, फ्यूचर में करेंगे, इसीलिए हमने अभी से एडवांस में ही हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके रखा है। एंड हैज गॉट नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। एंड सच कंपनी इज कॉल्ड एज इनएक्टिव कंपनी। और रजिस्ट्रार क्या करता है, इसको इनको बेसिकली डोरमेंट कंपनी का फिर स्टेटस देता है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आरओसी को अप्लाई करना पड़ेगा कि यार मेरे कंपनी को आप क्या करो, डोरमेंट कंपनी बना दो, तो वो आपको डोरमेंट कंपनी बना देगा। इसके अलावा एक इनएक्टिव कंपनी को भी डोरमेंट का स्टेटस ऑटोमेटिकली मिलता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था एमसीए, आरडी, आरओसी, तो आपको हर बार हर साल आरओसी के पास जाना पड़ता है। कम से कम साल में एक बार तो आप आरओसी के पास जाते ही हो, जब आप अपने एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न्स आरओसी को फाइल करते हो और उनको बताते हो ये हमारे प्रॉफिट्स है और हमारे ये हमारे कंपनी का स्टेटस है। तो जो भी डिटेल्स उसमें रिक्वायरमेंट होता है वो सारे आप डिटेल्स देते हो। अब सपोज करो आप लगातार 2 साल हो गए आरओसी के पास गए नहीं, मतलब 2 साल से आप ना तो एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो ना अपना एनुअल अकाउंट्स फाइल कर रहे हो, तो आरओसी क्या बोलेगा, लगता है ये कंपनी ने काम धाम अपना धंधा बंद कर दिया, बिजनेस बंद ही कर दिया है। तो इवन दो आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा हो, लेकिन क्योंकि 2 साल से आपने अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए, तो आरओसी क्या बोलेगा, यार इस कंपनी को इनएक्टिव का स्टेटस दे दो। फिर आप वापस से आरओसी के पास जाओगे, उसको बोलोगे नहीं 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 हम तो एक्टिव हैं, ठीक है। अब देखो इनएक्टिव कंपनी होने के भी डिसएडवांटेज है।
काफी सारा इसमें आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग जाता है। तो जैसे ही आपकी कंपनी को इनएक्टिव का स्टेटस लगा, आपके बहुत सारे काम अटक जाएंगे। तो फिर आप आरओसी के पास जाओगे, उनको बोलोगे नहीं 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 हम एक्टिव हैं, हमसे गलती हो गया, हमने इस वजह से फाइल नहीं किया था, अब हम फाइल करते हैं, हम ये पेनल्टी पे करने को रेडी है और व्हाट्सएवर। तो इनएक्टिव कंपनी बेसिकली क्या, जो कि कोई और बिजनेस वगैरह कैरी ऑन नहीं कर रहा पिछले 2 साल से, या फिर ये देखो और has not filed the financial statements and annual returns during the last 2 financial years। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, बोला अगर आप सिर्फ आरओसी को फीस पे कर रहे हो तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे कि आप अपना जीएसटी का कोई बिल पे कर रहे हो या म्यूनसिपालिटी का टैक्स पे कर रहे हो, ये सारे कुछ अगर आप पेमेंट करते हो जो कि किसी कानून के तहत आपको करना पड़ रहा है, तो वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो तो भी वो आपके लिए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। और ऑफिस और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए अगर आप पेमेंट करते हो तो भी वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो ये हो गया आपका डोरमेंट कंपनी। क्या आपको डोरमेंट कंपनी क्लियर हुआ? क्या आप लोगों को डोरमेंट कंपनी क्लियर हुआ? ओके। डोरमेंट कंपनी के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है जिसको हम बोलते हैं निधि कंपनी। तो निधि कंपनी बेसिकली क्या रहता है, इसमें यही पॉइंट्स आप ध्यान रखना। निधि कंपनी कुछ लोग मिलके आपस में निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसमें वो ऑब्जेक्टिव उनका क्या रहता है कि हम कॉस्ट कटिंग करें, सेविंग्स करते हैं सारे के सारे मेंबर्स मिलके, उसमें हम डिपॉजिट्स रिसीव करते हैं, निधि कंपनी डिपॉजिट्स करती है और फिर वो लेकर पैसे अपने ही मेंबर्स को उधार में देती है फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। सो निधि कंपनी इज अ कंपनी विच इज incorporated as निधि company with the objective of cultivating the habit of thrift, that is cost cutting and savings amongst the member, and they receive deposits from the members, they lend money to the members for the म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो ये एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपनी होता है। तो जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हो अपने आप को, तो आप वहां पर क्या बोलते हो कि हम निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो थोड़ा इसका प्रोसेस जो होगा वो आपको यहाँ पर अलग देखने को मिलेगा। फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको डेफिनेशन मिलेगा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है कि ये जो कंपनीज हैं ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो एलआईसी, एक आईडीएफसी, एक यूटीआई, और फिर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो पुराने वाले एक्ट के अंदर 1956 एक्ट के अंदर जिनको पीएफआई बोला गया था, तो वो भी यहाँ पर पीएफआई होंगे। इसके अलावा जो भी कोई ऐसी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करार दे दे, तो वो भी यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके लिए, पीएफआई। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आई डोंट थिंक सो पीएफआई का डेफिनेशन आपसे पूछेगा, बट पूछे तो याद रख लेना, एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई, और अगर कोई और कंपनी जो 1956 एक्ट में पीएफआई था तो वो अभी भी पीएफआई रहेगा, और ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे एज पीएफआई। ओके। अब कंडीशन है किसको हम पीएफआई बना सकते हैं। तो पीएफआई बनाने के लिए क्या होना चाहिए, वो किसी सेंट्रल एक्ट या किसी स्टेट एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ हो, या फिर उसमें कम से कम 51%, मतलब वो गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। या तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर किसी स्पेशल एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ हो, तभी आपको एक पीएफआई का स्टेटस मिलेगा। ओनली देन यू कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ, और यू कैन कॉल योरसेल्फ एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, ये दो कंडीशंस आपको दिया। अब आप इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर करके बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने मेंबर्स है कंपनी के अंदर। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस कंपनी? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस कंपनी? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस कंपनी? 205। ओके।
और एग्जैक्टली 200 है। ओके, और कुछ? देखो, ये 190 तो काउंट होंगे, ये एम्प्लॉयज काउंट नहीं होंगे ना। शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉयज, तो इनको भी हम काउंट नहीं करेंगे। ये जो 5 कपल्स है, इनको हम 10 की जगह 5 के बराबर काउंट करेंगे, और ये 5 रहेगा। तो टोटल आपका क्या होगा यहाँ पे? 190 प्लस 5 दैट इज 200। आया आपको समझ में? ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि एक कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल और इन सब को डिस्कस करेंगे। प्रोबेबली 2 लेक्चर और लगेगा, तो इस वीक में हम कंपनीज एक्ट को फिनिश कर देंगे। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।